बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ फ़खर रहमान है, मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल हैं और आज मरियम नवाज़ ख़ान साहबा भी हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इम्पॉर्टेंट केसेस थे, बहरिया टाउन का केस था, 2-3 उनकी आज दरख्वास्तें थी, उन पर समाअत हुई। लेकिन सबसे अहम जो डेवलपमेंट थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जहाँ नवाज़ शरीफ साहब की राहदारी ज़मानत का मामला आया और जस्टिस ख्वाजा आमिर फ़ारूक और गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच ने इसको सुना। नोटिस हो गए, बहुत बातें हुई वहाँ पर, रिमार्क्स भी हुए, इस पर करेंगे बात। जुल्करनैन इकबाल, आपकी तरफ आऊँगा। तो आज जो नैब का प्रोसिक्यूटर भी आ गए वहाँ पर, हालांकि कोई उनके नोटिस नहीं थे, और गुल हसन औरंगज़ेब साहब तो इस हद तक आज खफा नज़र आए कि उन्होंने कहा कि आप तो आज आप कह रहे हैं कि ज़मानत पर हमें कोई इतराज़ नहीं, बग़ैर नोटिस के आप यहाँ पर हैं, तो कल तो आप ये आके कहेंगे कि इस केस को ही ख़त्म कर दें, तो अपील का फ़ैसला भी फिर अभी कर देते। देखिए, मामला तो ऐसे ही था कि अभी दरख्वास्त दायर भी नहीं हुई थी कि नैब के जो काम है वो वहाँ पहुँच चुके थे प्रोसिक्यूटर, और दरख्वास्त जिस अंदाज में आज दायर हुई, और वैसे तो कहा जाता है कि जो पटिशनर है वो खुद आएगा, अपना बायोमेट्रिक करवाएगा, बेल के लिए इसको ज़रूरी करार दिया गया था। और जैसे कि हमने इमरान खान की केस में भी देखा कि उनको खुद आना पड़ा था, इतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस लगाता था। आज ना कोई इतराज़ लगा, इवन कि ये इतराज़ भी नहीं लगा जो एक जेन्युइन लीगल ऑब्जेक्शन था कि सजा याफ्ता शख्स जब तक सरेंडर ना कर ले उस वक्त तक वो कोई राइट क्लेम नहीं कर सकता, अपील दायर नहीं कर सकता, और ख़ासकर वो जिसको इश्तिहारी करार दिया गया उसके तो तमाम राइट्स ही ख़त्म हो जाते हैं जब तक वो सरेंडर ना करे। इस नुक्ते का इतराज़ भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने, हाई कोर्ट ने नहीं लगाया, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक से अब फैल हो चुका है। ये मामला सेटल लॉ है, खैर उसको भी छोड़ दें, आगे फिर दायर होती है अपील और सेम डे में फिक्स भी हो जाती है। स्पेशल अटॉर्नी के ज़रिए अपील दायर होती है, फिक्स भी होती है, बेंच भी बनता है, और नोटिस बार बार लफ्ज़ फिक्स आ रहा है तो फिक्स ही था अपील, और नोटिस भी हो गया। अब कल नैब वाले आके सरकारी तौर पे बता देंगे कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, ना उनको कोई इतना ज़ोर से नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी आई हुई है कि वो लाहौर उतरें या इस्लामाबाद उतरें या जहाँ भी उतरें, वो आके उनको होपफुली यही बताएंगे कि जी हमें इतराज़ नहीं है। एक हमें बेसिकली जो सारी आपने बात कही, मरियम, इस पर अगर आप कमेंट कर सकें या जो आपकी अपना ओपिनियन है। एक ऐसा नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राहदारी ज़मानत में। जिन वकला से मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर हर जो मुल्ज़म है जो भी कोर्ट में सरेंडर करने आ रहा होता है उसको ये मिल जाती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? सर, जिस तरह से कानून में तो ये बात साफ जाहिर है कि जो बंदा आ रहा है और वो हिफाजती ज़मानत मांग रहा है और फिर वो प्ली ये ले रहा है अपनी पिटीशन के अंदर जो उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए दायर की है कि क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर पर बाहर गए थे और फिर वो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से गए, और फिर उन्होंने अपनी वो जो एक दरख्वास्त डाली है उसके अंदर तकरीबन अपनी सारी तफसील डाल दी है कि ये वजूहात थी जिनकी वजह से वो बाहर गए, फिर उन पर किस तरह केसेस बनाए गए, पूरा जुडिशल सिस्टम किस तरह से एक्टिव किया गया उनके अगेंस्ट उस टाइम के ऊपर। तो अब उनकी वो जो प्ली है उसको अदालत इंटरटेन, उनके जो टाइम पीरियड जिसके लिए वो हिफाजती ज़मानत मांग रहे हैं तब तक तो कर देगी, लेकिन अदालतों का जो कंडक्ट है वो हमें पता है कि ज़ाहिर है वो किसी गारंटी के बगैर तो आ नहीं रहा है। एक अरसे से हम सुन रहे हैं, कितने साल हो गए, अब आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब अब वो आ रहे हैं तो उनको मालूम है कि वो जब आएंगे तो उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आने में। तो तरीक़ेकार ज़ाहिर है दर्ज है कानून में, लेकिन जो एक थोड़ी सी वॉयलेशन हो रही है वो यही हो रही है कि एक बंदा खुद मौजूद नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने जो अपने स्पेशल अटॉर्नी अपॉइंट किए, जब उसके ऊपर अदालत सवाल नहीं उठा रही तो आपका और मेरा एतराज़ जो है ज़ाहिर है कि फिर उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये बात तो अदालत को जो है वो करना चाहिए थी कि जब बाकी सब लोगों के लिए हिफाजती ज़मानत में खुद पेश होना ज़रूरी है, और फिर मियाँ साहब आ भी इस्लामाबाद के रास्ते से इसी वजह से रहे थे और अब मुमकिन है कि वो ना आए जब उनको हिफाजती ज़मानत इसके बगैर मिल जाती है। तो मुझे ये लगता है कि जो पूरा प्रोसेस पहले से स्टार्ट किया गया है वो इसलिए किया गया है कि ये देखा जा सके कि अगर कल अदालत ये कहती है कि नहीं वो खुद पेश हों तो फिर उस दिन जिस दिन उन्होंने आना है उस दिन कोई प्रॉब्लम ना हो और वो ऑटोमेटिकली प्लान के साथ आएँ। तो हिफाजती ज़मानत तो ज़ाहिर है मिल जाया करती है, लेकिन तरीक़ेकार क्या तय होगा वो करने के लिए कुछ ज़ाहिर है लीगल टीम को भी पहले से एक्टिव किया गया और ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था जो कुछ हो रहा है। दुरुस्त। अच्छा फ़खर, अभी ये मरियम ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जी बिल्कुल मिल जाती है राहदारी ज़मानत, तो हर एक का राइट है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि अदालत जो मियाँ नवाज शरीफ का स्केड्यूल है उस पर काम कर रही है।
क्योंकि 21 को उन्होंने लाहौर में जलसे से खिताब करना है। आज फाइल हुई ज़मानत, नैब के प्रोसिक्यूटर भी चलते हुए वहाँ पर पता नहीं कैसे आ गए किसी वैसे काम से, या वहाँ पर बार की कैंटीन में चाय पीते पीते उठ के आ गए, और अब नोटिस हुए हैं। तो आम हालात में तो हम देखते हैं ये नोटिस कल के दिन के लिए तो नोटिस होते ही नहीं है, कम से कम बीच में 4, 5, 6 दिन का वक्फा ख्वाजा आमिर फारूक साहब तो लेते हैं बिल्कुल इसमें, लेकिन वो नोटिस जो हैं वो भी कल के कर दिए गए। तो ऐसा लग रहा है कि अदालत जो नवाज शरीफ साहब ने जो उनका जो शेड्यूल है जलसे का और वो सब कुछ, उसको मद्देनजर रख के सारे फैसले कर रही है। जी बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ना विशफुल जस्टिस, ये उनकी जो भी ख्वाहिश थी, जिस तरह भी वो चाहते थे कि मामलात जो हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और उनको जिस तरह वो गिला करते थे, शिकवा करते थे मुझे क्यों निकाला, और वो कहते थे कि उनको डिप्राइव किया गया है और उनको जानबूझ के जो है उनके साथ इस तरह किया गया है। तो अब वो अगर आप सारा चेन देखें तो इसमें वो इदारों के लिए तो शायद रेलिवेंट हो गए हैं, लेकिन जहाँ पे उनको रेलिवेंट होना है वो है अवाम, और अवाम का जिस तरह से रद्द-ए-अमल आ रहा है उनकी आमद के ऊपर, और जिस तरह से वो अवाम को पेशकशी कर रहे हैं, कभी बिरयानी तो कभी मोटरसाइकिल, और फिर उसके बाद अब कहते हैं कि जी जो नवाज शरीफ को के इस्तकबाल के लिए आएगा उसको जन्नत नसीब होगी। तो फ़िलहाल तो सूरत हाल ये है कि वो अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या दीगर जो सियासी जमातें हों या बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, जिसको कभी हम लंदन प्लान कहते थे, जिसको हम कहते थे कि ये सारे मामलात जो हैं ख़ित्ते के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके कंटेक्स्ट में हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा है एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सूरत हाल इलाकाई जो है और इलाके से निकल के बाहर मिडल ईस्ट में जहाँ से खराबी हो रही है वो तो पॉलिटिकल, उसको अगर आप सामने रखें तो ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह तशरीह में सजा कर जो है ना वो सब कुछ दिया जा रहा है वो हासिल भी कर लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, उनको इक़्तिदार भी मिल जाएगा जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैंने आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिधर वो इररिलेवेंट है वहाँ पे पता नहीं उनके साथ क्या होगा। ठीक है, चलें वो तो खैर एक सवाल है मेरा आप सब लोगों से। जी जी। मुल्जिम को मिलती है हिफाजती ज़मानत, ये अदालतों का तरीक़ाकार होता है, लेकिन सज़ा याफ्ता शख्स को सरेंडर किए बगैर कैसे मिलेगी? दूसरी बात ये कि सज़ा याफ्ता वो शख्स जो इश्तिहारी भी उसी हाई कोर्ट की जानिब से करार दिया गया है, अगर इसको एक सिनेरियो पुट करते हैं, फ़र्ज़ करें अभी साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ज़िंदा होते, या जब वो ज़िंदा थे उस वक़्त वो कहते हैं कि मैंने अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना है, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, इसी तरीके से उन्हें सज़ा हुई होती, तो क्या उनके लिए भी ये सहूलतकारी होनी थी? देखिए, मैं आपको इसका अगर मुझे इजाज़त दें तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान के बड़े ताकतवर इदारे से है, और मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस हवाले से कोई इशू होता। उनको भी सब इसी तरह उनको भी फैसिलिटेट किया जाना था। बात है आम आदमी की। पाकिस्तान में जो अशराफिया है, पाकिस्तान में जो पावरफुल लोग हैं और जो ताकतवर हलकों से जिनका ताल्लुक़ रहा है, भले वो एक्टिव हैं या अब रिटायर हो चुके हैं, उनको कोई किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको नहीं रोका जाता, उनको बिल्कुल इंसाफ उनकी मर्ज़ी का मिलता है। प्रॉब्लम आम आदमी की है, गरीब आदमी की है, या उस शख्स की है जो इन ताकतवर लोगों से जिसका झगड़ा हो, जो इनसे इख्तलाफ करता हो। मैं उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल आपको इमरान खान की मैं कोट कर सकता हूँ। अटक जेल में जिस तरह से वो रहे हैं, अभी अडयाला जेल में जिस तरह से हैं, अदालत के हुक्म के बावजूद उनके बच्चों से टेलीफोन पर उनकी बात नहीं करवाई गई, उनको एक्सरसाइज के लिए साइकिल तक नहीं दिया गया। आज अलीमा खान साहबा, उनकी जो हमशीरा हैं, वो ये कह रही थी कि हम अपने घर से ला के दे देते हैं। जज साहब ने कहा नहीं, वो बड़े अहम लीडर हैं, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, पता नहीं बीच में से कौन कौन साइकिल लाएगा। तो पावरफुल के लिए 1 यार्ड स्टिक, और जो लोग आम आदमी हैं अनदर यार्ड स्टिक। देखें ना, ये तो कहते थे इमरान खान को कि जी लाडला कहा गया, सिलेक्टेड कहा गया। अब तो ये तो बड़े प्यारे लाडले मियाँ बन के आ रहे हैं। तो मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था, जुल्करनैन आपको भी याद होगा, उस वक़्त यही का इशू बना था कि जी पाकिस्तान की अदालतों की जुरिसडिक्शन से कैसे किसी सज़ा याफ्ता बंदे को जो है ना बाहर जाने दिया जा सकता है।
और वो फिर उसके बाद वो चले भी गए और फिर अब वो आ रहे हैं। नहीं, और इसमें तमाम तर सहूलियात के एक साथ। फ़ख्र मुझे अगर, और मरियम आपसे भी इजाज़त लेके, क्योंकि ज़ाहिर आपने भी बात करनी है। देखिए, पाकिस्तान में मैंने शख्सियत कोई भी हो सकती है। नवाज शरीफ साहब जब सिस्टम के साथ थे तो वो उनके लाडले थे। नवाज शरीफ को भी हमने देखा जब उन्होंने अपने आप को सिस्टम से दूर किया, उनके अथॉरिटी को चैलेंज किया, तो उनके साथ भी जो हुआ वो भी सब ने देखा कि वो क्या होता है। तो असल इशू ये है कि जो लोग पाकिस्तान में मैटर करते हैं वो चाहें जिसको भी उसको इंसाफ मिल जाता है। मरियम, डू यू एग्री विद दिस? मैं समी साहब की बात को इंडोर्स करती हूँ, और जो इसके अंदर मेन बात चीज़ फोकस करने वाली है वो ये है कि हम सब बार बार पॉलिटिकल लीडरशिप को जितना भी हम इल्ज़ाम दे लें, आई थिंक इट्स नॉट राइट। जिन पर इल्ज़ाम बनता है उनका नाम कोई भी नहीं लेता कि इस्टेब्लिशमेंट पहले कैसे मैनेज करी थी, अब कैसे मैनेज करी है। जब उन्हें कोई पसंद होता है तो उसके लिए पूरा जुडिशल सिस्टम, पूरा सोशल सिस्टम, स्ट्रक्चर सब कुछ बदल देते हैं। आवाम की मर्जी है नहीं है, डजेंट मैटर। इसलिए ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बात समझनी चाहिए, लेकिन शायद इस मुल्क के अंदर सिस्टम एक वही कामयाब है जो जिसको वो कामयाब करना चाहते हैं। तो इसलिए ये वाली हम पॉलिटिकल लीडर्स को आई थिंक ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा हमने उनको ब्लेम किया। ये आप लोग अभी सिस्टम की बात कर रहे थे, मैं तो सादा सा बंदा हूँ, सुनने वाली भी हो सकता है कुछ मेरे जैसे हो, तो कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है या क्या? नहीं, ये असल में जो महकमा ज़राअत का सिस्टम है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है फूड सिक्योरिटी पे, ताकि लोगों का जो फूड का मामला है वो हल रहे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। मरियम, आज वहाँ पर थे बहरिया टाउन के, और आपको मैंने देखा बड़े इन्हिमाक से आप लिख रही थी, और मैंने आज आप देखा आपकी हैंड राइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। रेड पेन था, कोई ख़ास वजह थी? सर मैं यूज़ ही वो पेन करती हूँ, असल में हमारे सहाफ़ी जो होते हैं ना वो बड़े पेन चोर होते हैं, तो मैं वो पेन रखती हूँ जो चोरी ना हो सके, सबसे डिफरेंट। तो लेकिन वो आप डायरी पूरी बना रही थी आप उसकी, तो आपको जो आज कुछ हुआ अदालत में एंटिसिपेटेड था या कुछ आपके लिए सरप्राइज था? सर केस फिक्स हुआ जब लास्ट वीक में, तो एक जाहिर है हम सारे कोर्ट कवर कर रहे हैं, और हम लोगों को पता है कि केसेस की जो टाइमिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जहाँ पर इलेक्शन के मामले फंसे हुए हैं, मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस अभी पेंडिंग है, इसी तरह से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं जो कि लोगों को उम्मीद थी बहुत जल्दी फिक्स हो जाएंगे। उसके दौरान में पहले फैज़ाबाद धरना केस फिक्स हुआ, फिर उसके बाद अब बहरिया टाउन केस फिक्स हुआ। तो हम लोगों की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो यूजुअली यही होती है कि उसके पीछे मोटिव टोटली कुछ और होगा, और वो आज जब ऑर्डर लिखवाया गया तो उससे ज़ाहिर है क्लियर भी हो गया कि बहरिया टाउन का एक केस है जो कि 2018 में ऑर्डर हुआ, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनता है, फिर वो 19 में ऑर्डर करता है, और उसके बाद आज 2-2.5 साल के बाद ये दरख्वास्तें आई 21 में, और अब जाके 2023 के आखिर में तकरीबन ये केस फिक्स हो रहा है। तो इस केस को फिक्स करने का मकसद जो था अभी काफ़ी अरसे से चल रहा है 190 मिलियन पाउंड्स का मामला, तो वो ऑर्डर में बहुत ढके छुपे लफ्ज़ों में ये कहा भी गया, नोटिस भी आज जारी किया गया कि जिन्होंने बहरिया टाउन की रकम बहरिया टाउन के अलावा जिन लोगों ने जमा कराई उनको नोटिस जारी किया जाता है विदाउट नेमिंग देम। तो जो पूरी चीज़ का मकसद था, जाहिर है वो केस मुकर्रर करने को ऑर्डर से समझ में आ गया, खबर भी उसके अंदर यही थी। बाकी तो बहरिया टाउन के बारे में पहले कोई बात ही नहीं कर सकता था। आज तमाम चैनल्स के ऊपर मुझे नहीं पता सब ने चलाया या नहीं, लेकिन मोस्टली ने ये चलाया कि बहरिया टाउन का केस मुकर्रर था, उसके अंदर क्या क्या रिमार्क्स आए। तो ये जो सारी चेंजिंग या शिफ्टिंग्स हैं, हम सबको पता है कि वो किस तरफ को जारी होती हैं। जाहिर है जब कभी किसी से कोई कन्फेशंस लेने होते हैं तो उसके खिलाफ केसेस भी मुकर्रर होते हैं, फिर उनके अंदर इस तरह की ऑब्जर्वेशंस भी आती हैं। बाकी जुल्करनैन को ज़्यादा मालूम है। मरियम, you have learned the art of saying the things between the lines. मैं अभी सुन रहा था आपको, so you are doing it perfectly fine. तो मरियम से मैं अपनी बात करने से पहले एक सवाल पूछूंगा कि आपको मलिक रियाज भी फरूक हबीब बनते नजर आ रहे हैं? मैं कोई जवाब नहीं देती। बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा। See, now ये she's an expert. मामला समीर साहब कुछ इस तरीके से हुआ कि सलमान असलम भट्ट साहब जो वकील थे बहरिया टाउन के, उनसे पूछा गया अदालत की जानिब से कि कितने पैसे जमा करवाए गए। उन्होंने कहा जी पहले क्वार्टर में यानी कि पहले 4 साल में 48 किस्तें बनती थी, 22 हमने जमा करवाई हैं, तो तकरीबन 65 अरब रुपए बनते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा ये बताएं कि आपने जो सारे रकम किसने जमा करवाई है ये? उन्होंने कहा जी सारी रकम जो है वो किस्तों की मद में जमा हुई है। फिर काजी साहब ने उनसे पूछा कि अखबारात में जो रिपोर्ट हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भट्ट साहब ने कहा जी क्या रिपोर्ट हुआ, मुझे तो पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जी ये कि बाहर से कोई एग्रीमेंट हुआ था, वो पैसे नहीं, एग्रीमेंट का जो वर्ड है ना वो भट्ट साहब ने यूज किया था पहले। नहीं, वो उन्होंने पूछा काजी साहब ने वो इसी पे तो काजी साहब ने पकड़ा था भट्ट साहब को।
वो ऑर्डर लिखवाते हुए पहले उन्होंने कहा ये मैंने तो नहीं कहा एग्रीमेंट का, आपने, उन्होंने कहा जी मैंने अखबारों में पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है। उन्होंने कहा कि जी अगर किसी के पास कोई एग्रीमेंट है, एविडेंस अखबार वाले के पास है तो वो सामने ले आए। इन्होंने कहा नहीं आप लेके आए, आप बताएं कि कहाँ से आए। तो फिर इस मामले को कोर्ट ने कंक्लूड यूं किया कि उन्होंने कहा कि जिस ने भी बैरियर टाउन के बिहाफ पे पैसे जमा करवाए, बट साहब ने कहा जी कुछ हमारे गारंटर्स थे जिन्होंने पैसे दिए और कुछ हमारे शेयर होल्डर्स थे। अब वो उन्होंने कहा कि जी जिन्होंने ये पैसे बैरियर टाउन के बिहाफ पे जमा करवाए हैं सबको नोटिस हम जारी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली काजी साहब ने उनसे मनी ट्रेल लेने की कोशिश की कि ये जो पैसा जमा करवा रहे हैं ये आया कहाँ से, ये पहला सवाल था काजी साहब का। अब बहरहाल ये अब पूछने को तो उनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन चले खर्च छोड़ें, वो मामला और पर निकल जाएगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने मनी ट्रेल मांग ली बैरियर टाउन से। अब उन लोगों के भी नाम सामने आएंगे कि इसने जमा करवाई। और मेरी इतला ये है कि जब आपको याद होगा इमरान खान के दौर में ये मामला उठा था कि बाहर से पैसे आ रहे थे मलिक रियाज के और जो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उस वक्त मेरी सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों से बात हुई और मुझे ये दाएं बाएं से पता चला कि उस वक्त तकरीबन 17-18 अरब रुपए या गालिबन 19 अरब रुपए थे, एग्जैक्ट अब मुझे पूरा फिगर जेहन में नहीं आ रहा, ये पैसे खाली आए थे। और उनमें से भी जो बड़ी रकम है वो अली रियाज मलिक की दुबई की कुछ ऑफशोर कंपनीज हैं उधर से ट्रांसफ़र हुई थी। अब ये जो एक केस बनाया गया था कि जी पैसे स्टेट बैंक के बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए 190 मिलियन पाउंड, उतनी तो टोटल रकम ही यहाँ पे नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई भी। और ये अब पैसे किधर गए थे ये ट्रेल अब ढूंढनी पड़ेगी, शायद उसकी तलाश के लिए ये सारा मामला किया जा रहा है। क्योंकि असल जो मामला इसके साथ नथी था वो बैरियर टाउन के खिलाफ जो रेफरेंस था, नैब को हुक्म था कि अगर ये डिफॉल्ट कर जाए तो आपने रेफरेंस फाइल करना है। अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं हुआ नैब की जानिब से, ना नैब ने कोई कार्रवाई का इनिशिएटिव लिया है इस मामले में बैरियर टाउन कराची में। इससे बढ़ के बैरियर कराची की जमीन का तो रेट लग गया था कि 16,896 एकड़ जमीन है, उसके 460 अरब रुपए होंगे। इसके अलावा बैरियर रावलपिंडी का केस था, जो बैरियर टाउन इस्लामाबाद में पहले 6 उसके फेजेज आते हैं उनका केस था, और न्यू मरी प्रोजेक्ट का केस था। इस पर भी रिव्यू खारिज हो चुके थे। इनकी ज़मीनों की कीमत लगनी थी या क्या होना था, किस तरीके से होना था, ये सारे मामलात आज बगैर कार्रवाई के ही 1 महीने के लिए एडजर्न कर दिए गए। और जो मामला अलकादिर ट्रस्ट से रिलेटेड था, जो डायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, या उसमें नोटिस आ गया, उस पर ना सिर्फ नोटिस आया बल्कि 8 नवंबर तक उसकी समाअत मुलतवी की गई है। तो आज काफ़ी परेशान लग रहे थे बैरियर टाउन के वकील भी, और जो कर्नल खलील हैं मलिक रियाज साहब के जो करता धरता कह लें या PS कह लें, वो भी काफ़ी परेशानी में नजर आए थे सब लोग। क्योंकि जिस अंदाज में कंडक्ट किया गया था चीज़ों को, उनसे ये तक मांगा गया कि ये अप्रूवल्स आपके पास थी या नहीं, अगर अप्रूवल नहीं थी तो एक ईंट भी जो आपने लगाई है वो इलीगल है, आप कह रहे हैं 50% काम मुकम्मल हो गया। तो मलिक रियाज साहब काफी हॉट वाटर्स में। हाँ, अच्छा फ़खर रहमान आप भी वहाँ पर मौजूद थे। मुझे ये लगा कि बड़ी मीठी मीठी गुफ्तगू में जजेस जो थे, वो जो मैसेज आ रहा था बेंच की तरफ से बैरियर टाउन को, बहुत ही लाउड एंड क्लियर और बड़ा सख्त मैसेज था। देखिए समी साहब, इसमें एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाह रही हूँ, वो ये कि जब बेंच केस लगा था तो शुरू का जो फर्स्ट हाफ था आज, क्योंकि 4 घंटे तो ये समाअत चली, तो जो पहले का 1 घंटा था उसमें ये लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर के ऊपर कोई रिजर्वेशन है जो उन्होंने 2018-19 में किए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो अपने ऑर्डर को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब उनके ऑर्डर पे प्रॉपरली अमल हो। तो वो जिस इम्प्लीमेंटेशन बेंच के ऊपर एतराज़ उठा रहे थे उसी का रोल प्रॉपरली जो है वो अदा किया बेंच ने। तो अब इस केस का आउटकम भी यही निकलेगा। तो आई थिंक वो जो क्वेश्चनिंग हो रही थी आज की इम्प्लीमेंटेशन बेंच की, तो गुंजाइश ही नहीं है आईन या कानून में, वो एक तरह से बिल्कुल वेव ऑफ हो जाएगा। एक सवाल पूछ लूं, जरा एक जवाब सवाल पूछ लूं मरियम से, फिर फ़खर साहब जी सर वो सवाल ये कि बड़े बड़े दानिश्वर या दानशोर कह लें, वो बेंच बनते ही बताते थे तो फैसला क्या आएगा। ये बेंच देख के आप तीनों को क्या लग रहा है, क्या फैसला होगा? वही फैसला आएगा जो वो बताते होते थे कि क्या फैसला आएगा। मरियम आपको क्या लग रहा है बेंच देख के? वो उसके लिए आप उन्हीं के व्लॉग्स देख ले जो बता देते हैं कि क्या फैसला आएगा। फ़खर साहब आपकी बारी। देखिए बात सीधी सी है, जिस तरह मरियम ने भी कहा कि जो इशू जो क्रॉप अप हुआ वो यही था कि उनका जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से जो थी बात की गई। लेकिन ब्रेक के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई, और जिस तरह से एक तरफ से सलमान इकबाल जो बैरियर टाउन के सलमान भट्ट जो बैरियर के वकील भी हैं, उनको डांट भी पड़ रही थी कि वो तैयारी करके नहीं आए और उनको पता ही कुछ नहीं है, उनको यहाँ तक कह दिया कि आप रो क्यों रहे हैं। और उसके बाद फिर एक तरह से उनको देखें, ये कोर्ट के अंदर जो माहौल है ना, उसमें वकील को अगर आप थोड़ा सा पसपाई पे ले जाएं और फिर आप उसके ऊपर आते हैं, तो जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे जमा किसने कराए, वो कौन थे,
उनको हम नोटिस जारी करते हैं। अगर हम उनको नोटिस जारी करेंगे तो फिर आप उनके ब्याह पे बोलेंगे, हो सकता है आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। जबकि वो ये कह रहे थे कि जी आप नोटिस ना करें, मैं इंस्ट्रक्शन लेके बता देता हूँ। तो ये सारा जो मामला है वो 190 मिलियन पाउंड का है। अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो मामला था साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये फोकस्ड है और ये बाकायदा एक रास्ता बनाया गया। अदरवाइज तो आप देखें कि ये तो कंटेम्प्ट का मामला बनता है। यानी आज अदालत को चाहिए ये था कि वो सीधा सीधा कहते कि जी जिसने ज़मीन नहीं दी उसको भी बुलाते और आपने पैसे नहीं दिए आप भी आए, कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये तो इसकी होनी है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है अब तो ये। और जो जजमेंट है वो फाइनलिटी गेन कर चुकी है, इसके बाद तो इस पर कोई रिव्यू भी हर चीज़ कुछ भी नहीं है। तो लेकिन वो नहीं हुआ और 190 मिलियन का जो है वो आ गया नोटिस। अच्छा, एक मैं तीनों से आपसे, अगर मुझे आप इजाज़त दें, मैं सवाल करता हूँ। एक मौके पर जब काजी फायज़ ईसा साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो मुझे ये एक बड़ा अजीब सा लगा कि बेंच और चीफ जस्टिस जो बेंच के सरबराह हैं, अगर वो केस को सुन रहे हैं और एक फ़ाइल को देख के अगर वो उनकी तरफ से ये बात आए कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे प्रोफेशनली थोड़ा सा ये ऑड लगा। Am I right या मैं कुछ I'm thinking too much? एक सवाल इसमें ऐड कर लें, दोनों के इकट्ठे जवाब दीजिएगा। वो सवाल मेरा छोटा सा ये है कि इम्प्लीमेंटेशन होनी थी ऑर्डर की। बार बार कोर्ट कह रही थी ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में पैसे आने थे ये तो जिक्र है कि उन्होंने देने हैं, किसने कितने देने हैं और क्यों देने हैं ये जिक्र नहीं था। तो ये जो एक तरह से टेक्निकली एक सो मोटो लिया गया है, ये तो कमेटी ने नहीं लेना था। जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं कोर्ट रूम में भी बैठ के भी यही कह रहा था कि जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अच्छा वो कमीशन बनना है और चेयरमैन का फैसले के लिए उन्होंने फारूक एच नाइक को कहा कि चलें आप थोड़ा सा इसमें माइकस का रोल जो है ना प्ले कर दीजिएगा। तो इसमें क्या वो 3 रुकनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले के तहत होगा, क्या उसमें आपने मुशावरत नहीं करनी? दूसरी बात, लेकिन इसमें अगर आप ये जो केस था इसमें तो दरख्वास्त थी सलमान भट्ट साहब की सर, लेकिन ओरिजिनली केस 184(3) का है, लेकिन उन्होंने तो बेसिकली ये दरख्वास्त दी है कि इस फैसले को तब्दील किया जाए। वो मेरा ख्याल है उस वक्त वो देखिए ना, अब ये जो दरखास्त में ये तो नहीं था ना कि फैसले जो आप कि जी पैसों की तफसील मांगे कि किसने कहाँ से जमा कराए। ये तो एक नई चीज़, ये तो नई चीज़ है। देखिए 3 चीज़ें जो थी ना वो सामने आई हैं। एक चीज़ ये थी कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही थी कि जी पैसे हमें दिए जाएं, सिंध गवर्नमेंट कह रही थी पैसे हमें दिए जाएं। मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा पैसों का। अच्छा, उधर से अब जिस तरह से ये अलकादिर यूनिवर्सिटी ये 190 मिलियन का जो था, अब ये 3 चीज़ें जो थी वो खुल गई। किसी को पैसे में इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट है कि हम उस रेट के मुताबिक हमें दिए जाए, पहले हमने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट कर दी वो, और किसी को इंटरेस्ट है कि ये इमरान खान को तक पहुंचा जाए। बहरहाल आज ये था अदालतों का मामला। अब कल मियाँ साहब की दोबारा समाअत होगी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मज़ीद जो कानूनी पाकिस्तान के मामलात हैं सियासत से जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे। कल भी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।